उपेंद्र कुशवाहा के कहने के 2 ही दिन के बाद बीजेपी ने एक कड़ी कार्रवाई की है, पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। तो इससे स्पष्ट है कि बीजेपी पवन सिंह के पीछे नहीं खड़ी है। बीजेपी ने जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने ये सवाल खड़ा किया, बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया। रेस से बाहर ही अब हो गए हैं। जब पार्टी का बैकिंग नहीं है उनके साथ तो रेस से बाहर हो जाएंगे, मगर उनकी लोकप्रियता है, युवाओं में बहुत युवाओं में क्रेज है उनका, नौजवान उनके पीछे घूमते हैं दीवाने बन के। भाकपा माले के वोटर कैडर वोटर हैं, वो सोच समझ कर वोट करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भी वोटर माने उनके कैडर है वहाँ पर, चूँकि काराकाट से वो लड़ चुके हैं, तो MP रह चुके हैं। तो पवन सिंह का माने कह सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल कैरियर इस समय खतरे में है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ने उनको मौका दिया था और उसको ठुकरा कर निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो ये उनको मुश्किल में लाएगा। निरहुआ या दूसरे लोग मनोज तिवारी तो इनको अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी ने निष्कासित नहीं किया। बजाबते पहला चुनाव उन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर लड़ा, इसमें फ़र्क है। और इनको पार्टी ने टिकट दिया तो वहाँ से ये लड़ने को तैयार नहीं हुए, वहाँ से भाग खड़े हुए हार के डर से। इनको लगा कि यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा है, उसके आगे हम कहाँ टिकेंगे, तो इसलिए वहाँ से वो भाग खड़े हुए। चुनाव आयोग ने जो प्रधानमंत्री को भी माने, हालांकि उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष को भेजा है, लेकिन कोट किया हुआ था कि प्रधानमंत्री के भाषण में भी है, राहुल गांधी के भाषण में भी है, इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो चुनाव आयोग थोड़ा सख्त तो ज़रूर है, पर केवल नोटिस जारी करने से नहीं होगा, थोड़ी कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। नेता तो एक दिन आया और चला गया, और हम और आप एक दूसरे का गला काटने पर उतर आ रहे हैं, एक दूसरे के घर में चढ़ जा रहे हैं। तो ये जनता की मूर्खता है इसको, और ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। जीत के जाएंगे नेताजी, वो सुविधा वहाँ भोगेंगे वो, और मर रहे हैं यहाँ आम आदमी। तो ये लोगों की मूर्खता है। और जब तक लोग इस बात को समझेंगे नहीं कि हमको आपस में एकता बनाए रखनी है, आपस में किसी के भड़कावे में नहीं आना है, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये बात प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि उनके सांसद निकम्मे हैं, इसीलिए उनको अपने नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है। वो आकर के कहते हैं ये बात कि आप हमको वोट दे रहे हैं, आप इनको वोट नहीं दे रहे हैं, आप जो भी वोट आप देंगे वो हमको जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हमारा खास कार्यक्रम खबरों से खबरदार, आपको हम लगातार बताते हैं, लगातार आपको रूबरू कराते हैं बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। मौजूदा समय में आम चुनाव है और आम चुनाव को लेकर देश के साथ साथ बिहार में भी सियासत गर्म है, और उसी सियासत के बीच कई प्रत्याशी हैं जो इस चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। किसी को जीत की दम भर रहे हैं तो कोई अपने हार को लेकर चिंतित है। तमाम तरह के सवाल हैं, और इन तमाम तरह के सवालों के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी और वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले लोकसभा का चुनाव और 5 चरण का संपन्न हो गया है। छठे चरण को लेकर जिस तरीके से प्रत्याशियों में हार जीत को लेकर चिंता है, और कई निर्दलीय जो है चुनाव में उम्मीदवार हैं, और खास करके पवन सिंह को लेकर जिस तरीके से काराकाट में बातें हो रही थी, पार्टी ने बाहर कर दिया है। ये तो एकदम स्वाभाविक है, और जिस दिन वो खड़े हुए काराकाट से, उसी दिन से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि पार्टी इन पर कार्रवाई करेगी। तो ये कार्रवाई करने में देर हुई। देर इसलिए हुई कि पार्टी की ओर से इस बात की कोशिश की गई कि वो नामांकन वापस ले लें और बैठ जाएं, क्योंकि वहाँ से NDA के उम्मीदवार हैं, उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से उम्मीदवार हैं, वही NDA के अधिकृत उम्मीदवार हैं। और पवन सिंह को देखिए, वो मनमौजी किस्म के व्यक्ति हैं। ऐसा मनमौजीपन राजनीति में नहीं चलता है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं तो पार्टी का अनुशासन मानना ही पड़ेगा। पवन सिंह को पहले आसनसोल से टिकट दिया था पार्टी ने, तो आसनसोल से वो उन्होंने इनकार कर दिया लड़ने से, टिकट सरेंडर कर दिया, कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा यहाँ से। तो उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ जैसे इनके नाम की घोषणा हुई कि आसनसोल से वे उम्मीदवार होंगे, तो वहाँ इनके जो अश्लील गाने हैं, और ख़ास करके बंगाली महिलाओं पर जो अभद्र गाने इन्होंने गाए हैं, वो सब वीडियो वहाँ वायरल होने लगे, और एक बहुत विरोध की आवाज़ वहाँ उठने लगी। तो इससे वो पीछे हट गए वहाँ से। फिर आरा
पर नाम बात चल रहा था, वो चाह रहे थे कि आरा से टिकट लें, तो आरा से तो शुरू से उनके हाँ, इरादा यही था। इरादा यही था आरा से। तो सिटिंग वहाँ से सांसद हैं आर के सिंह और अच्छा काम कर रहे हैं, उनका जनता में सम्मान भी है वहाँ, तो वो संभव था नहीं। तो फिर वो काराकाट चले गए और उन्होंने आधार ये बनाया कि हमने माँ को वचन दिया है, माँ की इच्छा है कि हम चुनाव लड़ें। तो चुनाव लड़ें तो आपको तो पार्टी ने मौका दिया था, मगर आप खुद वहाँ से पीछे हट गए। तो ऐसे में उनको निकाल दिया गया है, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो अब वो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। पहले भी स्वतंत्र ही थे वो, क्योंकि पार्टी ने सिंबल तो उनको दिया नहीं था। तो स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से वो चुनाव लड़ेंगे। अब वहाँ से अब तो एक तरह से वो रेस से बाहर ही अब हो गए हैं। जब पार्टी का बैकिंग नहीं है उनके साथ, तो रेस से बाहर हो जाएंगे। मगर उनकी लोकप्रियता है, युवाओं में बहुत क्रेज युवाओं में क्रेज है उनका, नौजवान उनके पीछे घूमते हैं दीवाने बन के। तो युवाओं का सपोर्ट, युवाओं के एक वर्ग का, संपूर्ण युवाओं का नहीं मगर युवाओं के एक वर्ग का सपोर्ट जरूर मिलेगा जो उनके फैन हैं। तो सिर्फ उससे वो चुनाव जीत जाएंगे, इसमें संदेह है। बिल्कुल, तो इसमें संदेह है कि पवन सिंह जीत जाएंगे। लेकिन एक और सवाल है, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से पवन सिंह को सिर्फ पार्टी से निष्कासित किया गया है, नहीं लिखा गया टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल, जो खबरें वायरल हो रही सोशल मीडिया पर, विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से जानबूझकर भेजा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराना है। कितना सच्चाई? नहीं, इस बात में सच्चाई कम है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिहरी में अभी से 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि पवन सिंह को खड़ा करना लालू प्रसाद यादव की साजिश है और लालू प्रसाद यादव मुझे हराने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं पड़ेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही खुद ये बात कही है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक और सवाल खड़ा किया था कि पवन सिंह पर बीजेपी कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, ये बीजेपी का मसला है, तो ये सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कहने के 2 ही दिन के बाद बीजेपी ने कड़ी कार्रवाई की है, पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। तो इससे स्पष्ट है कि बीजेपी पवन सिंह के पीछे नहीं खड़ी है। बीजेपी ने जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने ये सवाल खड़ा किया, बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया। अब देखिए, पवन सिंह वहाँ पर वोट कटवा की तरह खड़े हो गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार तो ज़रूर हैं, लेकिन राजा राम सिंह जो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं, उनको राजद और महागठबंधन का सपोर्ट है। और एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिनको पूरे एनडीए के तमाम दल जो हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें अब जो है पवन सिंह खड़े हो गए। लोग ये मानते रहे हैं कि पवन सिंह भाजपा के उम्मीदवार रहेंगे, भाजपा उनको सपोर्ट करेगी। अब तो भाजपा ने नहीं किया, तो अब जो बचा खुचा वोट राजपूतों का, नौजवानों का, कुछ महिलाओं का भी, जो अपनी वो गीत गा के घूम रहे हैं, बड़की माई और छोटकी माई गीत गा रहे हैं, चाची तो और काकी। हाँ, काकी और चाची सब कर रहे हैं, तो कुछ महिलाओं का भी वो आकर्षित कर पाएंगे। खेसारी लाल यादव उनके लिए चुनाव प्रचार करने जुट गए और एक जो आडंबर वो जो है बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन उसका असर चुनाव में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धिजीवी समाज जब वोट करने जाता है, ख़ास तौर पे तब जब राजा राम सिंह प्रत्याशी के तौर पर वहाँ हैं, तो उनके जो वोटर हैं वो कैडर वोटर हैं। भाकपा माले के वोटर कैडर वोटर हैं, वो सोच समझ कर वोट करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के भी वोटर माने उनके कैडर हैं वहाँ पर, चूँकि काराकाट से वो लड़ चुके हैं, तो 14 में एमपी रह चुके हैं। तो पवन सिंह का माने कह सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल कैरियर इस समय खतरे में है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ने उनको मौका दिया था और उसको ठुकरा कर निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो ये उनको मुश्किल में लाएगा। ये कहना कि वो बीजेपी के मोहरे हैं, ये ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा जी, बिल्कुल ठीक तो नहीं होगा या नहीं होगा। सोशल मीडिया के ये सवाल थे, चर्चे थे, लेकिन उसी चर्चे में एक और आपसे सवाल है। सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं हो रही और ये घटना कही या कुछ कहिए, पवन सिंह को टिकट मिला आसनसोल से, जैसा कि आपने पहले बताया, उसके बाद उनके पत्नी से संबंध मधुर हो गए और साथ में पत्नी ज्योति सिंह भी घूम रही है। तो अच्छा है कि इसी बहाने पत्नी से संबंध सुधर गए उनके। जिस पत्नी से तलाक का कोर्ट में केस चल रहा था और पत्नी ने इसके पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनके साथ कितना अत्याचार किया गया, कैसे उनको प्रताड़ित किया गया, और इसीलिए वो तलाक के लिए तलाक के लिए उन्होंने कोर्ट में केस भी फाइल किया था। कई सुनवाई हो चुकी थी
तो ये अच्छा है कि परिवार टूटने से बच जाए, चुनाव के बहाने ही पति पत्नी एक हो जाएं, तो ये अच्छी बात है और शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि उनका दाम्पत्य जीवन बच जाए। मगर ये ज़रूर है कि आपने जो कहा कि उसमें समय नहीं लिखा गया है, पार्टी ने जो निष्कासित किया है उनको, तो देखिए इसमें समय का कोई महत्व नहीं होता है। अब पार्टी ने आज निकाला, कल वो माफ़ी मांग लें और कहें कि हमसे गलती हो गई, हम बैठ जा रहे हैं, फिर से हाँ बैठ जा रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो पार्टी उनको वापस भी ले सकती है। इसलिए इसमें साल का और महीने का कोई महत्व नहीं है। जब भी पार्टी को लगेगा कि वो सुधर गए या वो माफ़ी मांग लेंगे तो पार्टी किसी को भी वापस ले सकती है और किसी को भी निकाल सकती है। ये उसका अधिकार है, सुरक्षित अधिकार है। और दूसरी बात ये कि पवन सिंह जो हैं राजनीति में उनकी ये शुरुआत है, वो अभी कच्चे खिलाड़ी हैं राजनीति की, कि वो पहला चुनाव है उनका ये, और पहला ही चुनाव इस तरह से गड़बड़ हो गया उनका, तो ये अच्छे लक्षण नहीं है। शुभ लक्षण जिसको कहा जाता है, तो ये शुभ लक्षण नहीं है। जिसको कहा जाता है, कहावत है कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पात, यानी पहले ही कौर में मक्खी पड़ जाए भोजन में, उसी तरह से पवन सिंह का ये चुनाव हो गया है। लेकिन एक और सवाल इसी में, भोजपुरी के जो कई स्टार भाजपा में मौजूदा समय में राजनीति में हैं, बड़े चेहरे हैं, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही रहा। दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी, ये लोग अपने पहले चुनाव से बाहर गए। हाँ, हार, देखिए राजनीति में जो है वो हार जीत तो लगा रहता है। बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं। पवन सिंह भी यही सोच के चुनाव में आ गए, हार जाएंगे फिर बड़े नहीं हार जाएंगे, मगर पार्टी ने भी निकाल दिया ना। दूसरे जो जिसका नाम आप ले रहे हैं, निरहुआ या दूसरे लोग, मनोज तिवारी, तो इनको अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी ने निष्कासित नहीं किया। बजाबते पहला चुनाव उन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर लड़ा, इसमें फ़र्क है। और इनको पार्टी ने टिकट दिया तो वहाँ से ये लड़ने को तैयार नहीं हुए, वहाँ से भाग खड़े हुए हार के डर से। इनको लगा कि यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा है, उसके आगे हम कहाँ टिकेंगे, तो इसलिए वहाँ से वो भाग खड़े हुए और फिर आरा के लिए जिद ठान दिए। तो पार्टी तो किसी एक व्यक्ति के कहने से चलेगी, तो वहाँ से टिकट आरा से नहीं मिला, अंत में वो वहाँ से खड़े हुए और वहाँ भी देखिए पार्टी से बाहर होना पड़ा उनको। बिल्कुल। और पवन सिंह को तो भाई कितना नुकसान कितना फ़ायदा होगा 4 जून को आपको भी पता चल जाएगा, या उससे पहले पवन सिंह कुछ सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अभी भी समय है पवन सिंह के लिए और उनकी राजनीतिक सफ़र के लिए। लेकिन इसी बीच एक और खबर है, वो चुनाव आयोग को लेकर। लगातार जिस तरीके से चुनावी माहौल में नेताओं के बयान तीखे हो रहे हैं, लगातार बयानबाजी से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग भी अब एक्शन मोड में आ गया। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर जिस तरीके से आपको जेपी नड्डा जी को फरमान मिला, उस पर क्या कहें? इलेक्शन कमीशन, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को नोटिस देना पड़ा है और हिदायत देनी पड़ी है कि आप ऐसा न करें, ये देश के खिलाफ है। और जो ऐसा करेंगे तो आप अपने नेताओं को समझाइए, अपने स्टार प्रचारकों को समझाइए कि वो भाषण में संयम बरतें और ऊल जलूल बेकार की बातें न बोलें। उसने वो विषय भी बताए हैं कि किन किन विषयों पर नहीं बोलना है। चुनाव आयोग ने कहा है कि संविधान पर, आरक्षण पर और सैनिक पर, सेना पर, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं कि इस पर, और धर्म पर एक ये भी है, इस पर कोई टीका टिप्पणी न करें राजनेता, ये देश हित में नहीं होगा। और इधर हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि तमाम पार्टियां, कोई एक नहीं, नोटिस, हाँ नोटिस 2 पार्टी को जरूर मिली है, मगर शायद ही कोई दल बचा हो जिसने ऊल जलूल आरोप न लगाए हों विरोधियों पर और फालतू की बातें न कही हों। जैसे ये कहा जा, कांग्रेस की ओर से कहा गया कि साहब संविधान एकदम ख़त्म हो जाएगा, भाजपा संविधान बदल देगी और आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। दूसरी ओर ये कहा गया कि हम ये अग्निवीर योजना जो है, ये मजदूर वाली योजना है, आएंगे तो इसको ख़त्म कर देंगे और सेना में मजदूरी नहीं चलेगी, सेना का नौजवान रहेगा फुल फ्लेजेड। उसी तरह भाजपा की ओर से ये आरोप लगाया जाता था कि आरक्षण ख़त्म कर रही है ये और मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, धर्म के आधार पर दे रहे हैं आरक्षण। वो तो लालू प्रसाद यादव ने भी एक बार बयान दे दिया था कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस तरह से होता ये है कि आप तो कह के चुनाव जीत के या हार के चले जाएंगे,
मगर जनता के मन में एक दरार पैदा हो जाती है, आपस में कटुता पैदा हो जाती है, समाज में विद्वेष का भाव आ जाता है। तो ये भाव अस्थाई रह जाता है, इसलिए सामाजिक ताना बाना टूटने लगता है, आपस का भाईचारा इससे बाधित होता है। तो चुनाव आयोग की चिंता ये है कि चुनाव तो हर 5 साल पर आएंगे जाएंगे, मगर देश और समाज नहीं टूटना चाहिए। चुनाव की आड़ में नेता समाज को तोड़ने का काम न करें, ये उसके निर्देश का आशय ये है। और इतने बड़े बड़े नेता, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों को सरकार चलाने का अनुभव रहा है, और उनको ये हिदायत देनी पड़े कि क्या देश हित में है और क्या देश हित में नहीं है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है कि लोकतांत्रिक भाव आप समझ नहीं पा रहे हैं तो लोकतंत्र को कैसे चलाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन पार्टियों में लोकतंत्र दम तोड़ चुका है वो पार्टियां लोकतांत्रिक होने का दम भरती हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। जब आप अपने घर के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं रख पा रहे हैं, लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं, तब आजीवन अध्यक्ष बने हुए हैं। कई पार्टियां ऐसी हैं कि आज तक कभी, जब स्थापना काल से 20 साल हो गए और पार्टी के अध्यक्ष नहीं बदले। रीजनल पार्टियां तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर काम कर रही हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा ये राजनीतिक दल हैं, दूसरा कोई नहीं है। जो लोकतंत्र की ज़्यादा दुहाई दे रहे हैं, जो वही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। तो ये जनता को भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसे नेताओं को यही एक मौका है चुनाव, जब आप सबक सिखा सकते हैं कि उनके जिनके स्वभाव में लोकतंत्र की भावना नहीं है, लोकतंत्र का खून जिसके रगों में नहीं दौड़ रहा है, वैसे नेताओं को बिल्कुल हराया जाना चाहिए, उनकी जमानत जब्त कराई जानी चाहिए। तभी इस देश में लोकतंत्र फलेगा फूलेगा और मजबूती से कायम रहेगा। बिल्कुल, भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश रहा है और लोकतंत्र को पूरी दुनिया में फलता फूलता देख भी रहा है, या कहें कि अच्छे संदेश भी दे रहे हैं। जैसा कि आम चुनाव 1952-51 से लेकर अभी तक का मौजूदा दौर में कई बार ऐसे देखे गए पहले के चुनाव के दौर में कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में होते, साथ में मिलते, बैठते, खाते और चुनाव संपन्न हो जाता, फिर साथ में अपना पारिवारिक संबंध भी रहता। क्या मौजूदा समय की राजनीति में शब्द कम पड़ गए हैं, या फिर सामाजिक ताना बाना इतना खराब हो गया है कि लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, सामाजिक ताना बाना खराब नहीं हुई है, उसे खराब करने की कोशिश हो रही है। और इस देश ने माने अभी तक 52 से और लगातार चुनाव हर 5 साल पर होते रहे, बीच में मध्यावधि चुनाव भी हुए हैं। ये इस बार थोड़ा मामला थोड़ा अलग है। माने एक तरफ एक पार्टी ने अपना एजेंडा ही बना रखा है कि मैं जैसे ही मैं सरकार में आऊँगा तो जाति जनगणना कराऊँगा, फिर वो संपत्ति, लोगों की संपत्ति की समीक्षा की जाएगी, और फिर दूसरा पक्ष भी है जो राम मंदिर के नाम पर और भारत पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश ये दोनों तरफ से हो रही है, कोई किसी एक तरफ से नहीं हो रही है। तुष्टीकरण की राजनीति तो इस देश में बहुत पहले से हो रही है, लेकिन अभी ये माहौल थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गया है। अब एक व्यक्ति कहता है कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, तो दूसरा भी उसके पीछे पीछे जनेऊ पहन के हनुमान जी के मंदिर में घुस जाता है, हम भी हिंदू, हाँ, टीका लगा के कि हम भी हिंदू हैं। भाई, आपका एजेंडा क्या है? आप जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं? कि आप किन मुद्दों पर लोकतंत्र खतरे में पड़ गई है, कैसे खतरे में पड़ गई है, कौन इसको खतरे में डाल रहा है, और आपका एजेंडा क्या है, आप कैसे बचाएंगे? ये लोगों को बताइए कि लोकतंत्र अगर वो खतरा में डाल देगा तो हम भी डाल देंगे खतरे में। ये तो राजनीति का वो नहीं है। तो ये आपने जो कहा कि ये खतरे में है नहीं, उसको खतरे में डालने की कोशिश हो रही है, और इस कोशिश पर चुनाव आयोग ने नकेल करने की कोशिश की है। हालांकि चुनाव सुधारों में TN शेषन का नाम सबसे ज़्यादा जाना जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग के सलाहकार थे KJ राव ने बड़ी सख्ती से इन चीज़ों पर खास करके बिहार में इम्प्लीमेंटेशन नियंत्रण किया था। अब की बार जो चुनाव आयोग ने जो प्रधानमंत्री को भी हालांकि उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष को भेजा है, लेकिन कोट किया हुआ था कि प्रधानमंत्री के भाषण में भी है, राहुल गांधी के भाषण में भी है, इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो चुनाव आयोग थोड़ा सख्त तो ज़रूर है, पर केवल नोटिस जारी करने से नहीं होगा, थोड़ी कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ सुधार होगा। बिल्कुल,
कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है और चुनाव आयोग के इस फरमान या नोटिस से कुछ नहीं होने वाला है। जैसा कि आपने सुना भी है, समाज में ताना बाना बिगड़ता है, समाज में आपसी मतभेद उत्पन्न होते हैं और उसी की एक घटना आपको बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र के छपरा में दिखा है। छपरा की घटना क्या, एक तरफ चुनाव आयोग की नोटिस फटकार और दूसरी तरफ एक घटना, किस तरीके से देखें? देखिए, ये इसमें नेताओं की गलती तो है ही कि वो इतनी उत्तेजना पैदा कर देते हैं कि लोग लड़ पड़ते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। मगर लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई ये नेता चुनाव के दिन आपके यहाँ आ रहे हैं, मगर बाकी के 364 दिन 65 दिन, एक दिन चुनाव का छोड़ दीजिए तो 364 दिन बचा। 364 दिन हम ही आपको साथ रहना है यहाँ। उस समय कोई नेता नहीं आने वाला है। नेता तो एक दिन आया और चला गया, और हम और आप एक दूसरे का गला काटने पर उतर आ रहे हैं, एक दूसरे के घर में चढ़ जा रहे हैं। तो ये जनता की मूर्खता है इसको, और ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। एक आदमी आ करके और भड़का देता है और आप भड़क करके अपने पड़ोसी पर, अपने जो दूसरे लोग हैं, सहयोगी हैं, मित्र हैं या जो भी हैं, उनके घर पर हमला कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये क्या है? तो जीत के जाएंगे नेताजी, वो सुविधा वहाँ भोगेंगे वो, और मर रहे हैं यहाँ आम आदमी। तो ये लोगों की मूर्खता है। और जब तक लोग इस बात को समझेंगे नहीं कि हमको आपस में एकता बनाए रखनी है, आपस में किसी के भड़कावे में नहीं आना है, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। चाहे आप पुलिस बैठा दीजिए, फौज बैठा दीजिए, कितनी भी सख्ती कर लीजिए, मगर मूर्खों को लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है, मूर्खों को जान देने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए ये बात बहुत समझनी ज़रूरी है कि हम किसी के भड़कावे में नहीं आए, अपना काम सिर्फ करें। हमारा काम है जो अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डालना, जा कर के अपना वोट डालिए, आ जाइए। बिल्कुल। तो आप भी मतदाता हैं, आखिरी के 2 चरण बचे हुए हैं। समाज में जो है किसी तरीके के वैमनस्यता की स्थिति को उत्पन्न ना होने दें, अपने आपसी भाईचारे को कायम रखें। और जिस तरीके से चुनाव आयोग का फटकार आया है, बेहतर आप जानते हैं, चुनावी माहौल है, लोकतंत्र को मजबूत बनाइए, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाइए और लोकतंत्र का एक खूबसूरती को आनंद से महसूस कीजिए, इसे जीने की कोशिश कीजिए, ना कि समाज में कोई नफरत फैलाने की कोशिश हो। आप अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। आप अपनी राय क्या रखते हैं, खास करके काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर पवन सिंह पर जिस तरीके से बीजेपी ने कार्रवाई की है, और फिर दूसरी तरफ चुनाव आयोग के नोटिस के ऊपर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के। अभी एक और ये खबर है कि दानापुर से ये खबर आई है कि वहाँ दानापुर के वार्ड नंबर 16 के गली नंबर 16 के लोगों ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया। दानापुर में जो पाटलिपुत्र का संसदीय क्षेत्र में आता है, उसका हिस्सा है, और पटना से बिल्कुल, पटना का मोहल्ला कह लीजिए कि पटना शहर से सटे हुए मोहल्ला की तरह है वो दानापुर। तो वहाँ लोगों ने बैनर भी टांग दिया है वोट बहिष्कार के, हम वोट नहीं करेंगे। उनका कहना यह है कि 20 साल से हम लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, हमारे गली में पानी भर जाता है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं बनी है। मुख्य मार्ग तो बन गया, मुख्य सड़क बन गई, मगर गली वाली सड़क जो है वो नहीं बनी, और 20 साल से हम लोग गुहार लगा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब दूसरा उनके पास कोई उपाय नहीं बचा। अपने विरोध जताने का तरीका उन्होंने यही निकाला कि चुनाव हम लोग नहीं, वोट नहीं करेंगे चुनाव में। और ये तो वहाँ की बात हो गई दानापुर की। पटना साहिब में भी कई मोहल्लों में ये सुगबुगाहट है। जो यहाँ के मोहल्लों की सड़कों की जो स्थिति बना दी गई है, उससे लोग बहुत नाराज़ हैं, और ख़ास करके इस नाराज़गी का ठीकरा भाजपा पर फूटेगा, क्योंकि पिछले 15 साल से नगर विकास विभाग जो है वो भाजपा के मंत्रियों के पास रहता है। और उसके बाद ये दुर्दशा है इस शहर की राजधानी की कि इसको राजधानी कहने में शर्म आता है। राजधानी डूब गई थी, डूब गई। और दावे क्या क्या होते हैं जरा वो देख लीजिए नेताओं के, और नगर विकास मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक का, और जो और दूसरे नेता जो प्रचार में आ रहे हैं वो दावे क्या करते हैं, स्वर्ग बनाने का दावा कर रहे हैं, और यहाँ नरक से भी बदतर स्थिति में पटनावासी जी रहे हैं। अभी बरसात आ जाएगी 2 महीने के बाद, और मोहल्ले डूबेंगे, घुटने भर पानी लगेगा, और इतने उबड़ खाबड़ सड़कें हो गई हैं, तोड़ फोड़ करके उनको क्षतिग्रस्त, जिंदगियां बर्बाद हो गई, मौत, दुर्घटनाएं होंगी, मेन होल खुले हुए हैं, सफाई नियमित नहीं हो रही है। तो ये सब मुद्दे
तो उठाने का यही समय है। हालांकि ये लोकसभा का चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि उनके सांसद कितने निकम्मे हैं। रविशंकर प्रसाद का कई जगह विरोध भी हो रहा है। विरोध हो रहा है, सबका हो रहा है, सिर्फ रविशंकर प्रसाद नहीं, आधे से अधिक सांसदों का अपने क्षेत्रों में विरोध हुआ है। लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, कई जगह गाड़ी घुमा के वापस भागना पड़ा है सिटिंग सांसदों को। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि उनके सांसद निकम्मे हैं, इसीलिए उनको अपने नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है। वो आकर के कहते हैं ये बात कि आप हमको वोट दे रहे हैं, आप इनको वोट नहीं दे रहे हैं, आप जो भी वोट आप देंगे वो हमको जाएगा। और मोदी जी पर लोगों की आस्था है, भरोसा है, उन पर विश्वास है लोगों का कि ये आदमी सही दिशा में सही काम कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है। तो इसलिए मोदी जी के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं और उसका लाभ मिल रहा है इन नेताओं को कि जो काम नहीं कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये समय है कि जनता अपने आक्रोश का खुलकर इजहार करे और जो गलत हुआ है, जो भोगना पड़ रहा है उनको, वो खरी खरी बात कहना चाहिए। बिल्कुल। तो जनता को 5 साल के बाद मौका मिलता है। जनता के पास ये मौका है कि वो आप अपनी नाराज़गी को कैसे इजहार कर सकते हैं, आप अपनी परेशानी का कैसे समाधान खोज सकते हैं। इस वोट के माध्यम से आप अपनी नाराज़गी या फिर आप अपनी परेशानी से सरकार और प्रतिनिधियों को अवगत भी करा सकते हैं। मतदान के इस घड़ी में और जो माहौल है उसमें आप अपना मतदान करना ना भूलें। आप ज़रूर मतदान में हिस्सा लीजिए। आप इस खबर के बारे में, इस पूरे चुनाव के बारे में, काराकाट के बारे में या फिर चुनाव आयोग के नोटिस और फरमान के बारे में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।